नमस्कार। बांग्लादेश में जो हालिया राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, उसने भारत के साथ उसके बेहद अहम रिश्तों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते की हर परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, शेख हसीना सरकार के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब किस दिशा में जाएंगे? यकीन मानिए, ये सवाल आज दिल्ली से लेकर ढाका तक हर किसी के जहन में है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं चुनौतियों की। मतलब वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो इस रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर कर रही हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से जुड़ी हों, इकोनॉमी से या फिर पानी और पर्यावरण से। देखिए, इस पूरी बातचीत की शुरुआत यहीं से होती है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार का गिरना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है। इसने एक ऐसी अनिश्चितता पैदा कर दी है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बांग्लादेश का झुकाव शायद अब भारत से दूर जा सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 864 किलोमीटर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच उस खुली सीमा की लंबाई है जिस पर कोई बाड़ नहीं है। और यही हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सीधी चुनौती है। तो इस 864 किलोमीटर का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है अवैध घुसपैठ का एक आसान रास्ता, सीमा पार से आने वाले आतंकवाद का एक खतरा। और जब आप इसमें नदी और पहाड़ों जैसे मुश्किल ज्योग्राफिक इलाकों को जोड़ देते हैं, तो ये समस्या और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। अच्छा, अब सिक्योरिटी से जरा हटकर इकोनॉमी पर आते हैं। 2024-25 में दोनों देशों के बीच 13.46 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। इस बड़े आंकड़े के पीछे असल में कई तनाव हैं। पहला तो ये कि व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, जिससे बांग्लादेश में एक बेचैनी है। दूसरा, हमारे जो ज़मीनी पोर्ट हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन जैसे देश इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपना माल बांग्लादेश के ज़रिए भारत भेज रहे हैं। अब एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर वक्त तेज़ी से हाथ से निकलता जा रहा है, वो है गंगा जल संधि। 1996 में साइन हुई थी और दिसंबर 2026 में ये एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसे रिन्यू करने पर अभी तक कोई फॉर्मल बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। और बात सिर्फ गंगा की नहीं है। गंगा के अलावा 53 और नदियां हैं जिनके पानी के बंटवारे का मसला अटका हुआ है। इसके साथ साथ हमारा साझा सुंदरबन डेल्टा क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने के खतरे का सामना कर रहा है, पर इससे निपटने के लिए कोई मिलकर ठोस काम नहीं हो रहा है। इन सारी चुनौतियों के बीच एक तीसरा प्लेयर भी है और वो है चीन। बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट हो या फिर सबमरीन बेस, चीन का बढ़ता दखल सीधे सीधे भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है, खासकर हमारे सबसे संवेदनशील चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए। तो ये तो थी सारी चुनौतियां। हमने प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। एक्सपर्ट्स क्या रणनीतिक सुझाव दे रहे हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उस 864 किलोमीटर वाली प्रॉब्लम का हल। सुझाव एकदम साफ है, बॉर्डर पर फेंसिंग का काम पहली फुर्सत में पूरा किया जाए। लेकिन सिर्फ बाड़ लगाना काफ़ी नहीं होगा। हमें ड्रोन, मोशन सेंसर और लेज़र जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी निगरानी को और स्मार्ट बनाना होगा। अब आते हैं इकोनॉमी पर। यहाँ सबसे बड़ा सुझाव है सीपा, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस समझौते पर बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। ये ट्रेड में संतुलन लाने और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूती से जोड़ने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है। अच्छा, सीपा में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये एक नियम है जो ये पक्का करता है कि टैक्स में छूट का फ़ायदा सिर्फ उसी सामान को मिले जो सच में बांग्लादेश में बना है। कहीं ऐसा ना हो कि चीन अपना माल मेड इन बांग्लादेश का ठप्पा लगाकर भारत में भेज दे। पानी और पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव ये है कि बातचीत भावनाओं से ज्यादा साइंस और डेटा पर आधारित होनी चाहिए। गंगा संधि को रिन्यू करने की बात नदी में पानी के बहाव के साइंटिफिक डेटा के आधार पर हो। सुंदरबन को बचाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करें। और हाँ, डिप्लोमेसी सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के लेवल पर भी होनी चाहिए। एक और बड़ा स्ट्रेटेजिक सुझाव है हमारे रीजनल फोकस में बदलाव का। सार्क, जैसा हम सब जानते हैं, एक तरह से ठप पड़ा है।
तो आइडिया ये है कि उससे ध्यान हटाकर अब पूरा जोर बिम्स्टेक पर लगाया जाए, जो ज्यादा एक्टिव है और जहां बांग्लादेश भी एक अहम सदस्य है। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें। भारत को अपने विदेश मंत्रालय में एक स्पेशल यूनिट बनानी चाहिए जो बांग्लादेश में भारत को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है उसे समझे और सही मैसेज पहुंचाए। इसके अलावा लोगों के बीच आना जाना आसान बनाने के लिए वीज़ा सर्विस को पहले की तरह नॉर्मल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने चुनौतियों को भी देखा और उनके संभावित समाधानों पर भी बात की, लेकिन अंत में सवाल वहीं का वहीं है। क्या ये रणनीतिक बदलाव भारत और बांग्लादेश को फिर से करीब ला पाएंगे, या फिर जो नई चुनौतियां आ रही हैं वो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देंगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।